हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको प्रीवियस सेशन जो भी हमारे थे क्लास के वो बहुत अच्छे लगे होंगे। बिकॉज ऑफ हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रहा हो या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन रहा हो। सो उन दोनों चैप्टर को करने के बाद आपको कुछ अच्छा फील हो रहा होगा, और वो अच्छा इसलिए फील हो रहा होगा क्योंकि अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प देने वाला है, जो कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। बिकॉज ऑफ इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो अगर मैं आपको यहाँ मीनिंग बताऊं, चैप्टर की मीनिंग, कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का मतलब क्या है, तो आपको लगेगा कि हमें कुछ तो यहाँ पर अपने प्रीवियस चैप्टर जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, जबकि ये चैप्टर ऐसा है कि जहां से आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन रहे हो या लॉन्ग क्वेश्चन रहे हो या क्रिएटिव क्वेश्चन रहे हो, मोस्टली यहाँ पे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और रीजंस और असर्शन के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना बाकी चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। So student, in previous chapter, we study about the human reproduction. That means we study about the human reproductive organ, we study about the human reproductive gametogenesis, and after that we study about the how the parturition and how the pregnancy is occur. Okay, तो ये सारी चीजें जो हमारी पढ़ने वाली थी, उन्हीं चीजों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव का मतलब तो आप जानते ही हो कि जो भी हमारी प्यूबर्टी एज के लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और उनकी हेल्थ, उनकी हेल्थ का क्या यहाँ पर रिलेशन है। हेल्थ का मतलब अगर हम बात करते हैं तो आप हेल्दी पर्सन किसे बोलते हो? हेल्दी पर्सन आप उसे नहीं बोलते हो कि जो बहुत लंबा चौड़ा, जो बीमार नहीं होता। मोस्टली हम क्या बोलते हैं कि हेल्दी वो इंसान है जो बीमार नहीं होता। बट हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ना, डिजीज फ्री। होपफुली 9th क्लास में ये था टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी बिल्कुल भी नहीं। तो मोस्टली हमारी थिंकिंग क्या होती है, हम बोलते हैं कि भाई हेल्थ का मतलब है कि आपको बीमारी नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं है। हम हेल्थ के लिए बोलते हैं कि आप मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट हो, तब आप हेल्दी हो। ठीक, तो वैसे ही सेम यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, तो मतलब जैसे हमारे बॉडी में हर एक पार्ट हमारे लिए इसेंशियल है। भाई आप बात करते हो, आप हेयर को कंडीशनर करते हो, ठीक है, अपनी बॉडी को क्लियर रखते हो, फेस को कुछ ज्यादा ही आप इंपॉर्टेंस देते हो कि भाई फेस वॉश भी लगा लिया, क्रीम भी लगा ली, लोशन भी लगा लिया, है ना। मतलब हर तरीके से मॉइस्चराइजर ले लो, सन क्रीम ले लो, मतलब कुल मिला के पूरा लीपा पोती। ठीक है, तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें कर रहे हो अपने फेस को अच्छा करने के लिए। तो सेम वैसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर बॉडी, एंड वी हैव अ प्रॉपर ड्यूटी फॉर क्लियरिंग ऑफ देम। ओके, तो इनके लिए भी हमें प्रॉपर वर्क करना चाहिए। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो जो एनसीईआरटी वाइज हमारा जो फैक्ट है, वो इंपॉर्टेंस है कि हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है। तो WHO, जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने प्रॉपर एक डेफिनेशन दे रखी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, और उन्होंने कहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन, व्हाट डज देयर मीन। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग उन्होंने बताया है कि अ पर्सन बिकम फिजिकल, ओके, सोशल, देन उसके बाद क्या बताया उन्होंने, फिजिकल बताया कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म हो, जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग है, वो फिजिकली क्या होने चाहिए, वेल बीइंग होने चाहिए। वो सोशली क्या होने चाहिए, वेल बीइंग होने चाहिए। और साथ ही साथ इन दोनों फैक्ट के साथ और क्या होना चाहिए, उनके पास और मेंटल, जिसमें हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल, और उसके साथ ही साथ हम इतने फैक्ट्स को बताते हैं कि एक पर्सन फिजिकली, सोशली, बिहेवियरली और मेंटल को अगर मैं कहूं तो मैं इसे ब्रैकेट में करना चाहूंगा। और क्यों मैं इसे ब्रैकेट में करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा भाई
हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं ना, तो इमोशनल बोलेंगे यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, सो मेंटल हम कहाँ पे, अभी मैंने जब आपको हेल्थ की डेफिनेशन बताई कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी वो सोशली, फिजिकली और मेंटली फिट बताई, बट अगर हम यहाँ पर हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ने, मतलब हमारे डब्ल्यूएचओ ने मेंटल को नहीं रखा है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 फैक्ट्स रखे हैं कि अ पर्सन बिकम फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेल बीइंग। ओके, तो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही वो है जिसके पास ये 4 थिंग्स हैं। और ये 4 थिंग कौन कौन सी? सोशल, तो सोशल की अगर मैं बात करूं, बट क्यों सोशल की बात करूं, पहले मैं फिजिकल की बात ना करूं। फिजिकल का मतलब कि अ पर्सन हैव कंप्लीट देयर फिजिकल एक्टिविटी, उसकी जो फिजिकल बॉडी है ना वो उससे फिट होना चाहिए, है ना, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, वो फिजिकली एकदम फिट हो। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो, वेल बीइंग होने चाहिए आप फिजिकली। देन उसके बाद सेकंड फैक्ट क्या होता है? सोशली। सोशली बिकॉज ऑफ एट दिस टाइम वी हैव मैनी चेंजेस इन आवर बॉडी, वी हैव मैनी हार्मोनल चेंजेस, सो एट दिस सिचुएशन वी बिकम वेल बीइंग सोशली। अगर हम सोशली फिट है, हमारा जो भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है, चाहे हम ये कहें कि हमारे घर में हमारा कैसा रिलेशनशिप है सबके साथ, हम अपने समाज में मतलब कैसे हैं, हम अपने स्कूल में कैसे हैं, हम अपने कॉलेज में कैसे हैं। ठीक है, अगर हम वहां पर भी वेल बीइंग है, देन वी हैव सोशल, वी हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, नेक्स्ट फैक्ट है बिहेवियर, हमारा खुद का बिहेवियर कैसा है। देखिए, डिपेंड नहीं करता कि हमारा बिहेवियर दूसरे को कैसा लगता है, हमें खुद से ज्यादा मतलब होना चाहिए ना। अगर हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हमारा काम स्टडी करना है, हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे मार्क्स, स्टडी करेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे तो फैमिली वाले भी खुश रहेंगे, तो हमारा बिहेवियर जो है वो स्टडी वाला होना चाहिए, बाकी दूसरी चीजों पे ध्यान जाने से अच्छा। तो ये मतलब क्या हुआ कि हमारा बिहेवियर कैसा है, और अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो सिंपल सी बात है वी हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड देन इमोशनल, इमोशनली अटैच होना चाहिए हर एक सेक्स, हर एक एज ग्रुप, हर एक पर्सन में हमारा बिलीवनेस होना चाहिए, और साथ ही साथ हम इमोशनली उनसे अटैच होने चाहिए। तो बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बट उन सबको कैसे फेस करना है और कैसे अपने आप को हेल्दी बनाए रखना है एज वाइज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, so that refers to as in 4 cases social, physical, emotional and behavioral, we have then well-being, then we qualify for the reproductive health. ओके, तो होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। ये डेफिनेशन मेरी नहीं है, ये डेफिनेशन आपकी बुक की है, ये डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ की है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है। तो जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनके लिए अपना एक पर्सपेक्टिव रखता है, तो सेम वैसे उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी एक पर्सपेक्टिव अपना फॉर्म करके रखा और उन्होंने ये डेफिनेशन दी। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट थिंग समझते हैं। नेक्स्ट थिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज लाते हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें पाने के लिए हमारे पास कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ना, हमने कुछ तो स्ट्रेटजी बनाई होगी। फॉर एग्जांपल दूर ना जाइए, अगर मैंने कहा कि हमारा बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपको लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, अपना बिहेवियर अच्छा बनाए रखना है, तो आप स्ट्रेटजी बनाओगे ना कि हाँ हमें किस टॉपिक पे बात करनी है, किस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कहाँ पे हमें शांत रहना है, कहाँ पे हमें कम बोलना है, कहाँ हमें बहुत ज्यादा बोलना है ना। तो ये जो हमारे स्ट्रेटजीज हैं, वैसे ही हम यहाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। सो इंडिया इज अ फर्स्ट कंट्री, India is the first country which organized at the national level form a policy. Okay, इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने फर्स्टली एक पॉलिसी फॉर्म की, और वो पॉलिसी रिलेटेड थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, वो पॉलिसी रिलेटेड थी फैमिली प्लानिंग से। ओके, सो 1951 में इंडिया वो नेशन बना जिसने की अपनी एक फैमिली पॉलिसी लगाई, और वो स्ट्रेटजी थी एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने की। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक एब्रीवेशन है, और वो एब्रीवेशन है आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखिए, हमें हर एक सेक्सुअलिटी पे,
हमें हर एक सेक्स के ऑर्गेनिज्म को और हर एक एज ग्रुप पे हमें आरसीएच मतलब जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, चाहे वो कपल्स हो, मदर हो, है ना, और उसके साथ ही साथ क्या, चाइल्ड जो है हमारा चिल्ड्रन जो है उसकी हेल्थ केयर के बारे में हमें जरूर प्लान करना चाहिए। तो ये आरसीएच प्रोग्राम बनाए गए। जैसे प्रेजेंट टाइम पे आप बहुत सारे प्रोग्राम सुनते हो कि हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आपको मोस्टली मोस्टली जो भी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइज्ड डॉक्टर आपको मिलेगा, फ्री में फैसिलिटीज आपको दी जा रही हैं, इनकरेज किया जाता है आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चीजों को जानने के लिए, अवेयर किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ अ पोस्टर्स, थ्रू द हेल्प ऑफ अ टेलीविजन, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो एंड विजुअल थिंग। ओके, तो आपको ऑडियो एंड विजुअल थिंग्स के थ्रू, साथ ही साथ पोस्टर्स के थ्रू, साथ ही साथ न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया, हर एक चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है और स्ट्रेटजी फॉर्म की जाती है कि हम कैसे लोगों को अवेयर कर सके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। पहले ही मैंने बोला जैसे हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ओके, तो वो भी हमारे बॉडी का ही पार्ट है और एक इसेंशियल ऑर्गन्स हैं, तो उनका भी, उन्हें भी अच्छा बनाए रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्लान्स होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए टोटली टोटली कोशिश करती रहती है और वो अवेयर करने के लिए लोगों को बताती रहती है इन प्रोग्राम्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं फॉलो करोगे, अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही नहीं हो, तो क्या प्रॉब्लम आएंगी? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आएंगे। ओके, आरटीआई जैसी प्रॉब्लम्स आएगी, सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन, एसटीआई और सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेस, ये लोगों को होगी, पर्सन्स को होगी। फॉर एग्जाम्पल, दूर ना जाइए, अगर हम बात करें एड्स की, विच इज ट्रांसमिट बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली ट्रांसफर होती है। और भी मोड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, ठीक है, निडल या सिरिंज जो है वो शेयर करने से होता है। तो बट एक तरीके से हम क्या करें कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। तो दूसरी भी जो हमारी एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीजेज हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें एड्स की, गोनोरिया की, सिफिलिस की, जेनाइटल हर्पिस की, ठीक है, ये सारी डिजीजेज सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी होंगे तो क्या हम इन डिजीज से सेफ नहीं रख पाएंगे खुद को? जरूर रख पाएंगे और लोगों को बता भी पाएंगे। और साथ ही साथ आज हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी तेजी से इंक्रीज कर रही है और इस पॉपुलेशन को डिक्रीज तो नहीं कर सकते भाई, किसी को गोली थोड़ी ना मार देंगे हम। तो हम उन्हें अवेयर करेंगे या हमारी जो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन है या जो अभी कपल्स हैं उनको हम इनकरेज तो कर सकते हैं ना फैमिली प्लानिंग के लिए। V2 Our 2 जैसे प्रोग्राम्स जो हमारे यहाँ लॉन्च हुए हैं, बिल्कुल वो प्रोग्राम चेंज होने चाहिए। V2 Our 2 से V2 Our 1 होना चाहिए, बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन। हमारे कंट्री की जो एक प्लानिंग है, वो प्लानिंग ये है कि 2045 तक हम अपने जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज कर लेंगे। ये टारगेट उन्होंने फॉर्म किया। बट आप भी रियलिटी जानते हो, हम भी रियलिटी जानते हैं कि ये टारगेट पाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। चाहे जो भी गवर्नमेंट हो कि हाँ भाई ये है तो मुमकिन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये है तो मुमकिन है। बट हमें वो दिखना चाहिए ना, वो हमें दिखना चाहिए कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं। सो ऐसी चीजें मतलब कि अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इसको डिक्रीज नहीं, बट हाँ हम स्टेबलाइज अगर करना चाहते हैं तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स आते हैं। उन कंट्रासेप्टिव मेथड्स को हमें रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, उन्हें उसके बारे में बताना चाहिए। और ये सब चीजें जो हैं वो हमारी स्ट्रेटजीज में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी एक स्ट्रेटजीज की बात करें जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या हमारी मेंटल जो हमारी थिंकिंग है, हमारे जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई जो भी स्टडी पढ़े लिखे लोग बहुत समझदार होते हैं, तो वैसी एक टेक्निक के बारे में यहाँ बताएंगे जो कि इंडिया में बैन है और होनी भी चाहिए। और उस टेक्निक का नाम है एमनियोसेंटोसिस। ठीक है, एमनियोसेंटोसिस। एमनियोसेंटोसिस जो टेक्निक है वो इसलिए फॉर्म की गई थी, जिसमें क्या होता था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका जो यूटरस होता है वहां पर एक जो हमारा एम्ब्रियो है वो एक केविटी में होता है।
और उस केविटी में एक फ्लूइड केविटी फिल्ड होता है, और उसमें फ्लूइड जो फिल होता है उसे हम बोलते हैं एमनियन। ठीक है, एमनियन। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है हमारा, एमनियोटिक फ्लूइड, उस फ्लूइड में टोटल जो भी हमारा एम्ब्रियो है वो फॉर्म हो रहा है, और उसे क्या करते थे हम, एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन के थ्रू लेते थे बाहर और इसकी स्टडी करते थे। उस एमनियोटिक फ्लूइड, सिंपल सी बात है, वो सेल रहा होगा, उसमें सेल है, सेल के साथ ही साथ उसमें क्रोमोसोम्स नंबर होंगे, तो उन क्रोमोसोम को इन्वेस्टिगेट किया जाता था, और अगर कोई डिजीज हो, कोई क्रोमोसोमल एब्रिवेशन हो या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट हो, तो वो हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते थे। बट आइडेंटिफाई, फॉर एग्जांपल आप जानते हैं डाउन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम, हीमोफीलिया, फेनिलकीटोन्यूरिया, जहां पर जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हैं। तो अगर हमें ये पहले से पता चल जाएंगे कि इस फीटस के कितने चांसेस हैं आगे सरवाइव करने के, तो उस हिसाब से हम उनके लिए फर्दर नेक्स्ट अपने रूल्स फॉर्म करते थे, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज फॉर्म करते थे कि उस फीटस के साथ क्या करना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ वी ऑल आर वांट फॉर द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द बेबी। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो स्पेशल फीचर है वो हर एक बेबी में हो, नहीं अगर स्पेशल है तो हाँ कोई डिजीज ना हो, उससे जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो जो अनट्रीटेबल हो, बिकॉज ऑफ हम जानते हैं कि अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो ट्रांसफर होगी नेक्स्ट प्रोजेनी में, और उसमें तो है ही। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हम जान सकते थे एमनियोसेंटोसिस के थ्रू। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, देखिए, अगर कोई भी रूल्स फॉर्म किए जाते हैं तो उन रूल्स को फॉर्म करने में टाइम लगा, बट उनको ब्रेक करने के लिए जो चीजें बनाई जाती है ना, उनको करने में टाइम नहीं लगता। तो यही यहाँ पर हुआ कि एमनियोसेंटोसिस के थ्रू हम क्रोमोसोमल स्टडी कर रहे थे, और क्रोमोसोम्स के थ्रू कोई भी अगर एबनॉर्मेलिटी है उस क्रोमोसोम्स में, तो हम जान जाते थे कि हाँ ये फीटस में आगे जाकर के प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से हम उसे ट्रीट अगर कर पा रहे हैं तो ट्रीट करते हैं, अदरवाइज जो दूसरे सर्टेन जो हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं उनको वहां पर अप्लाई करते हैं उस फीटस के लिए। बट हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने सेक्स का डिटर्मिनेशन करना शुरू कर दिया, because of when you study about the chromosome then you know the sex of the fetus। और अगर लोगों को पता चल गया कि ये फीटस का सेक्स फीमेल चाइल्ड है, तो वो उसे एम्ब्रियोनल स्टेजेस में ही डाई कर देते थे, जिसे कॉमन वर्ड में अगर हम बोले तो भ्रूण हत्या, सुना होगा आपने बहुत ज्यादा। तो भ्रूण हत्या जैसी चीजें ये एमनियोसेंटोसिस का ही रीजन है। तो एमनियोसेंटोसिस से जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जान जाते थे कि हाँ इस बेबी का सेक्स क्या है, और ऐसे केसेस में वो क्या है, अगर वो फीमेल फीटस निकला, वो फीमेल चाइल्ड है, तो उसे वहीं पर मार दिया जाता था। तो इस वजह से एमनियोसेंटोसिस को हमारी इंडियन कंट्री ने बैन कर रखा है, और भी बहुत सी कंट्रीज ने बैन कर रखा है। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे स्लोगन बोलते हैं कि भाई अगर बेटी नहीं पैदा करोगे तो बहू कहां से लाओगे, है ना। तो ये स्लोगन्स बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। हमारा जो सोशल है वो एमनियोसेंटोसिस आप फॉलो करके अगर ये चीजें जान रहे हो, है ना, मिसकैरेज करा रहे हो या अबॉर्शन करा रहे हो, तो ये बहुत खराब बात है ना, हमारे ये समाज में बहुत खराब बात है। तो लोगों को बैन तो कर दिया, बट हमें उनकी थिंकिंग भी चेंज करनी चाहिए, बिकॉज अब अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो उनमें ना तो इमोशंस है, ना तो वो सोशल है, और ना ही उनका बिहेवियर ठीक है। और अगर ऐसे लोग हैं तो फिजिकल लेकर क्या करेंगे, है ना। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है ना, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एमनियोसेंटोसिस का कॉन्सेप्ट है। तो एमनियोसेंटोसिस से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्रिएटिव या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई एमनियोसेंटोसिस इज बैन इन इंडिया, अदरवाइज दिस इज अ वेरी यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। तो यहाँ पर आपको पॉइंटली सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एमनियोसेंटोसिस। तो नाम आपको ना अलग लगे, या हम क्या कर रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, एमनियोसेंटोसिस क्यों फॉलो कर रहे हैं ये आपको वहां पे लिखना होगा, है ना, समझाना होगा। और साथ ही साथ क्यों ये टेक्निक को बैन किया गया जबकि इतनी अच्छी टेक्निक थी, तो ये सारी रीजंस आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर कंट्रासेप्टिव मेथड्स। अभी नहीं पढ़ेंगे हम, उससे पहले यहाँ पर आपकी बुक में एक और पॉइंट्स लिखा होगा, ध्यान से देखिएगा।
और वो पॉइंट्स है हमारी कुछ कंट्रासेप्टिव ओरल पिल्स के बारे में। दरअसल एक जो कंट्रासेप्टिव है जिसका नाम है सहेली, सुना होगा आपने, सहेली जो टैबलेट्स आती है वुमेन्स खाती हैं फॉर द अवॉइड प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। और वो जो सहेली है उसे फॉर्म किया है हमारे इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट मतलब CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि लखनऊ में है, और उन्होंने ये फॉर्म किया है जो कि एक तरीके का वुमेन्स के लिए अवेयर करने के लिए कह लीजिए, या फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कह लीजिए, या फैमिली प्लानिंग के लिए कह लीजिए, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटर सुनते हैं। मैंने पहले ही आपको बोला कि हॉस्पिटल्स में टोटली फ्री प्रोवाइड की जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ या कंट्रासेप्टिव से चीजें रिलेटेड, है ना, रिलेटेड थिंग्स, कि आप कैसे कंट्रासेप्टिव मेथड्स ले, और इवन आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी दिया जाता है, रिवॉर्ड्स भी है, एंड सारी चीजें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बिल्कुल हमें इन चीजों को जानना चाहिए। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपके यहाँ क्यों है? बिकॉज ऑफ यू आर प्रेजेंट इन द टीनेजर ग्रुप, आप टीनेजर ग्रुप में हो, और आपको जरूर जानना चाहिए कि अगर सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शंस क्या होते हैं, आखिर कैसे हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और हम कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं डिफरेंट टाइप की थिंग से जो कि हमारे इस कल्चर में हो रही। क्योंकि आज आपको कुछ बात नहीं करना, आप बस गूगल में कुछ सर्च करते हो और फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल है और कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है। सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंट्रो हमने किया। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, क्या सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शंस है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, बिल्कुल फ्लो चार्ट से समझेंगे और एक एक टॉपिक को समझेंगे। सो होपफुली दिस इज अ फुलफिल फॉर रिप्रोडक्टिव इंट्रोडक्शन। तो आज हम इंट्रोडक्शन ही पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे चैप्टर की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।